हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 27 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए सूटेबल होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। ओके, चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है। कह रहा है हमसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें पता करना है। ओके, संख्याएं दी हुई हमें 18, 19, 28, 53 और 102। ठीक है, ऐसी ये संख्याएं हैं और इसके बाद हमारे क्वेश्चन मार्क है जो हमें पता करना है। एक बात आप याद रखिए कि जब भी संख्याएं अगर पास पास हो तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं। ओके, देखिए 18 से 19 एक का अंतर है, +1 का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर 19 से फिर आप 28 पे जाओ तो यहाँ पे आप देखो कि +9 का डिफरेंस है। 28 से अगर आप 53 पे जाओ तो 28 और हाँ, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। ठीक है, +25 का यहाँ पे डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो फिर देखो आप कितने का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम गए तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 और 3 9 और 9, हाँ ये 49 का डिफरेंस है। तो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो 49 का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे दिमाग में ये क्लिक होनी चाहिए कि हम इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो +9 है उसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो +5 जो 25 है उसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो +49 है उसे हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी क्रम देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा दोस्तों हमारा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 81, यानी कि 81। ठीक है, तो 102 में फिर अगर हम 81 को ऐड कर दें तो आप देखो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 183, कितना हो जाएगा 183। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 183 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर समझिए, जब भी संख्याएं अगर पास पास में हो तो हम उनका डिफरेंस ही पहले निकाल कर चेक करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जिस प्रकार से आर.के. नारायण का संबंध जो है उपन्यास से है, उसी प्रकार आर.के. लक्ष्मण का संबंध किससे है। तो आर.के. नारायण का संबंध अगर उपन्यास से है तो आर.के. लक्ष्मण का अगर आप संबंध देखोगे तो वो एक कार्टूनिस्ट थे। क्या थे, तो आर.के. लक्ष्मण जो है एक कार्टूनिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप अगर बचपन में देखे होंगे तो एक सीरियल आता था, कौन सा, लापतागंज। लापतागंज जो आता था ना, वो आप उसको देखना, लिखा रहता था कि आर.के. लक्ष्मण की दुनिया। तो वो एक कार्टूनिस्ट थे। तो क्या हो जाएगा, आर.के. नारायण उपन्यास से संबंधित है, तो वहीं पे आर.के. लक्ष्मण जो है एक कार्टूनिस्ट थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है कि किसी कूट भाषा में पेंट का जो कोडिंग किया गया है वो 83527 और इस कोर की जो कोडिंग की गई है वो 49061 से की गई है। तो उसी कोड भाषा में रिसेंट को कैसे कोड किया जाएगा। अगर आप बात करो यहाँ पे तो देखिए, PAINT पेंट को क्या कोड दिया गया है 83527 और इस कोर को कोड दिया गया है 49061। तो आप रिसेंट को पहले यहाँ पे रिसेंट को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर आप समझिए इसको कैसे हो रहा है। आप देखो, P के लिए कोड क्या है, A के लिए कोड क्या है। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि ये नंबर जो है अल्फ़ाबेट से, ये होता है ना दिमाग में कि कहीं अल्फ़ाबेट वाले नंबर तो नहीं है। नहीं दोस्तों, देखिए अल्फ़ाबेट वाले नंबर ये नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर A की बात करो तो A की जगह पे 3 दिया हुआ है। अगर अल्फ़ाबेट नंबर दिया होता तो A की जगह पर 1 दिया होता, अगर अपोजिट करके भी दिया होता तो 26 दिया होता। यानी कि ये जितने लेटर है ना, उनके लिए एक सिंगल डिजिट का कोड जो है यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो चलिए फिर तो ये और सिंपल हो गया, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। आर देखिए, आर के लिए क्या कोड है,
तो स्कोर में आर है और आर के लिए कोड है हमारा 6, ठीक है। ई के लिए क्या कोड है, तो स्कोर में ही ई है और ई के लिए हमारा कोड है 1 है। अच्छा, सी के लिए क्या कोड है, तो सी के लिए जो भी कोड है स्कोर में ही है, सी के लिए दूसरा नंबर पे कोड है, तो दूसरे नंबर पे है हमारा 9। ई के लिए अभी हमने लिखा 1। अगर एन की बात करें तो एन के लिए कोड पेंट में है और लास्ट से दूसरा है और वो भी दूसरा नंबर, ओके। और टी की बात करें तो पेंट में ही लास्ट वाला जो डिजिट है वो है 7, यानी कि हमारा कोड क्या हो गया 619127, 619127, यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। 619127 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत का हमें चयन करना है। हमें क्या दिए हुए हैं 4, पहले देखिए दिया हुआ है हमें तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी। अच्छा, आप इनको देखो, तेंदुआ को देखो, बाघ को देखो और जंगली बिल्ली को देखो, ये कहीं ना कहीं जो है वो बिल्ली की प्रजाति है। एक जो बाघ है, तेंदुआ है और जंगली बिल्ली है ना, ये बिल्ली की ही प्रजातियाँ हैं। जबकि जो लोमड़ी है हमारी, जो लोमड़ी है ना, वो जो जंगली कुत्ते होते हैं, कौन, जो जंगली डॉग होते हैं ना, वो जंगली कुत्तों की प्रजाति होती है। कौन, तो जंगली कुत्तों की प्रजाति है हमारी लोमड़ी। कौन है, तो जंगली कुत्तों की प्रजाति में लोमड़ी आ जाती है। और जो तेंदुआ है, बाघ है और जंगली बिल्ली है, वो बिल्ली की प्रजाति में आती है। यानी कि ये 3 जो हैं वो जंगली बिल्ली की प्रजाति में है। बचा एक हमारे लोमड़ी, तो ये लोमड़ी जो है चतुर लोमड़ी, ये डॉग की प्रजाति की है। यानी यहाँ से असंगत में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं तो इनके क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आप समझिए खुद ही आपके आंखों के सामने रखा हुआ है। कैसे, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे रखा गया है 1, यहाँ पे रखा गया है 5, उसके बाद है 12 और 3, उसी प्रकार यहाँ पे है 2, 1 और नीचे रखा गया है 9 और 12। तो हमें 12 क्वेश्चन मार्क है और 18 और 4 दिया गया है। सॉल्व करना है इसे। नीचे वाले से अगर सॉल्व करें तो आप अगर एक चीज़ देखो, 12 और 3, 12 और 3 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 और 5 15 होगा। 12 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 15 होगा। आप देखो, एक स्टार के साथ 1, एक स्टार के साथ 5, ये रखा गया है। अब तो समझ गए होंगे आप। 9 और 12 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 21। अब देखिए सामने, देखिए एक स्टार के साथ 2 रखा गया है और एक स्टार के साथ 1 रखा गया है। तो सीधी सी बात है, अब हम 8 और 14 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। एक स्टार के साथ 2 और दूसरे स्टार के साथ भी 2 आएगा। तो यहाँ पे एक स्टार के साथ तो 2 दिया हुआ है और फिर दूसरे के साथ भी हम 2 करेंगे तो यहाँ पे 22। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 2 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे कह रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि सुंदर जो है वो पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर कितना चलता है पूर्व की तरफ, तो सुंदर जो है, सुंदर को चलाइए, सुंदर पूरब की तरफ जो है, कहाँ पे, हाँ पूरब की तरफ जो है वो 4 किलोमीटर सुंदर चलता है, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, सुंदर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सुंदर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर फिर सुंदर चलता है, ठीक है, चलता है, ठीक है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, यानी कि फिर से दाएं मुड़ेगा सुंदर तो इधर आ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा और अपना चलना जो है वो कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। तो पूछ रहा है हमसे कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जब ऐसे जाएगा तो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्ट किया पूरब से हो, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, तो अभी पश्चिम की तरफ है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में ही है। तो यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन मज़ेदार है, थोड़ा समझिएगा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले से।
कि जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के भी ससुर है, तो सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है। अगर आप इसे अपने रिलेशन से रिलेट करेंगे ना तो एक क्वेश्चन तो श्योरली बनेगा। मैं आपको डायग्राम से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह क्या रहा है कि जितेश के बहनोई हैं, तो जितेश के बहनोई कौन होंगे। तो जितेश है, ये मान लीजिए जितेश है, तो जितेश की सिस्टर होगी, ये जितेश की हो गई सिस्टर, ठीक है। तो जितेश की हो गई सिस्टर, यानी कि ये भाई बहन है। ओके, जो डबल साइन है वो भाई बहन का सिंबल है, ठीक है। और इसके सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है। तो जो सिस्टर के हस्बैंड है उनका नाम है जगदीश। क्या नाम है, जगदीश इनका नाम है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है ये, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यानी कि जितेश हुआ, ये जितेश की बहन हुई और जितेश के बहनोई हो गए। अब कह रहा है कि जो जगदीश है ना वो सुरेश के भी ससुर है। तो ये जगदीश ससुर कब बनेंगे, जब इनकी कोई बेटी होगी। तो जगदीश की मान लीजिए कोई बेटी है, जगदीश की कोई बेटी है और बेटी का जो पति होगा तो उसी के तो ये ससुर होंगे ना। तो इनकी बेटी के पति का नाम क्या है, सुरेश। इनकी बेटी के पति का नाम हो गया सुरेश, ठीक है। ये सुरेश हो गए। ये हमारा डायग्राम यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब समझिए कि जितेश था, जितेश की एक बहन है, बहन के जो उसके हस्बैंड हैं वो सुरेश के भी क्या हैं, ससुर हैं। तो अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सुरेश की पत्नी यानी कि जगदीश की बेटी जितेश से कैसे संबंधित है। जितेश से जगदीश की बेटी का क्या संबंध है। तो जगदीश की बेटी किसकी बेटी है। तो जगदीश की जो बेटी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, वो जगदीश की जो बेटी है वो जितेश के सिस्टर की बेटी है। तो जब सिस्टर की बेटी होगी तो क्या होगी, वो भांजी होगी। तो जितेश की ये क्या हो जाएगी, जगदीश की बेटी, तो ये भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, एम का अर्थ गुना, डी का अर्थ भागा और एस का अर्थ माइनस हो तो इसका हमें जो सॉल्यूशन होगा वो फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 30 है, डी का अर्थ क्या है, भागा है 2, उसके बाद ए है, ए का अर्थ है प्लस, उसके बाद है 3, एम का अर्थ क्या है, तो एम का अर्थ है गुना, कितना 6 और बचा एस, तो एस का अर्थ है माइनस, लास्ट में बच गया 5। सॉल्व कीजिए, अगर 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 15। ओके जी, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये वाला हिस्सा हल करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 और ये हो गया -5, ठीक है। 15 और 18 कितने होते हैं, तो 15 18 को ऐड कीजिए, 30 और 3 33 हो गया। 33 में से फिर 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 28 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉकरी है, प्लेट है और कटोरा है। क्रॉकरी है, प्लेट है, कटोरा है। अच्छा, आप घर पे सुनते होंगे ना कि क्रॉकरी का सामान लाना है, तो क्रॉकरी के सामान में क्या आते हैं, ये सब हमारे जितने किचन के कर्टेन कुशन है सब क्रॉकरी में ही तो आते हैं। तो क्रॉकरी हो जाएगा, ये जो हमारा ये बड़ा वाला हिस्सा है ये क्या हो गया, क्रॉकरी हो गया। और क्रॉकरी के अंदर क्या आ गया, तो क्रॉकरी के अंदर ही हमारा आ गया ये प्लेट, और क्रॉकरी के अंदर ही आ गया हमारा कटोरा। क्या आ गया, क्रॉकरी, ये हो गया हमारा क्रॉकरी, सॉरी के से नहीं होगा, सी से होगा, क्रॉकरी। हाँ, ये हो गया हमारा क्रॉकरी। क्रॉकरी के अंदर आ गया प्लेट, और प्लेट के अंदर आ गया क्या हमारा बाउल, बाउल का मतलब कटोरा, ठीक है। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा ना वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि एक बड़ा वाला हिस्सा क्रॉकरी का हो गया,
क्रोकरी के अंदर ही हमारे आ जाएंगे प्लेट और बाउल यानी कि कटोरा भी। ठीक है जी, ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और जो तीनों खेल भी खेलते हैं। क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और जो तीनों खेल खेलते हैं। अब देखो आप इसमें से वो हमें फाइंड करना है कि कौन है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलता है। क्रिकेट के साथ में कबड्डी, तो क्रिकेट के साथ में कबड्डी खेलता है कौन? तो क्रिकेट के साथ में कबड्डी कौन खेलता है? आप देखो यहाँ पे समझिए, देखो ये जो हिस्सा है क्रिकेट वाला रेड मैंने किया, अब समझिए, ध्यान समझिएगा, आंसर उसका आपको भी दिख रहा होगा अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। ये हो गया क्रिकेट का हिस्सा और ब्लैक वाला रहने देते हैं हम कबड्डी का हिस्सा। तो कबड्डी और क्रिकेट में कौन सा जो हमारा अल्फ़ाबेट है कॉमन है? तो आप देखिए क्रिकेट और कबड्डी में जो ये वाला हिस्सा है टी, क्रिकेट और कबड्डी में टी वाला हिस्सा जो है वो कॉमन है। तो एक तो हो गया कि क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलता है और दूसरा में वो फाइंड आउट करना है जो तीनों को खेलता है, यानी फुटबॉल भी खेलता है। तो फुटबॉल के हिस्सा को देखो आप, तो मैं इसे हरे कलर से डार्क कर देता हूँ, यानी ब्लैक कलर से कबड्डी, हरे कलर से फुटबॉल और रेड कलर से क्रिकेट हो गया। तो कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन क्या है? तो कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल की देखें दोस्तों तो हमारा कौन सा कॉमन है? ये वाला हिस्सा। आप ये देखो, ये एस वाला हिस्सा जो है वो तीनों में कॉमन है। अगर आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों कोई भी ऐसे क्वेश्चन को, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर ना समझ आए फिर अपने से सोचिएगा कि तीनों में कॉमन कौन है। तो अब कौन कॉमन हो गया? एस, यानी कि टी कॉमन है और एस कॉमन है। ऑप्शन में देखें तो बी कॉमन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा सबके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि 6 खिलाड़ी हैं, अमन, विद्या, चहल, ध्रुव, एलिया और फ्लिंटॉफ। इनका जन्म जो है एक महीने की विभिन्न तारीखों अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तारीख को हुआ है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तारीख को हुआ है। इन सब का जन्म जो है ऐसे ऐसे हुआ है। ओके जी, चलिए ठीक है, जन्म हो गया इनका, तारीख हुआ है। चलिए करेक्ट, उनमें से किसी का भी जन्म जो है ध्रुव के बाद नहीं हुआ था। यानी कि ध्रुव के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ है, तो ध्रुव लास्ट में आएगा। ध्रुव के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जिसका ध्रुव के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ था, जिसका जन्म एलिया के ठीक बाद वाली तारीख हुआ था। अब देखिए कह रहा है कि ध्रुव के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ध्रुव का जो जन्म है ना वो एलिया के ठीक बाद वाली तारीख को हुआ था। तो इसके ऊपर ही आ जाएगी एलिया, क्योंकि इसके ठीक बाद कह रहा है, एलिया के ठीक बाद, तो एलिया के ठीक बाद आ गया ध्रुव। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। अब है कह रहा है कि अमन से पहले केवल 3 खिलाड़ियों का जन्म हुआ था। अमन से पहले 3, तो नीचे तो अमन आएगा नहीं, तो अमन को अगर हम यहाँ पे लिखें, आप देखो अगर आप अमन को यहाँ पे लिखो तो 3, उसके ऊपर 3, 1, 2, 3 खिलाड़ियों का जन्म हुआ था, ठीक है जी। कह रहा है कि चहल और एलिया के बीच केवल 2 खिलाड़ियों का जन्म हुआ था। किसके बीच? एलिया और चहल के बीच। तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा चहल, ठीक है। एलिया और चहल के बीच केवल 2 खिलाड़ियों का जन्म हुआ था। अब कह रहा है कि विद्या का जन्म जो है वो चहल के बाद नहीं हुआ है। विद्या का जो जन्म है चहल के बाद नहीं, यानी विद्या जब यहाँ पे नहीं होगी तो विद्या पहले नंबर पे हो जाएगी, ठीक है। और बचा हमारा एक 3 नंबर वाला, तो क्या छूटा है हमसे? अमन हो गया, विद्या हो गया, चहल हो गया, चहल हो गया, अमन, विद्या, चहल, ध्रुव, फ्लिंटॉफ। कौन? फ्लिंटॉफ। कौन बच गया हमारा? फ्लिंटॉफ बच गया। तो फ्लिंटॉफ का जन्म जो है वो 3 तारीख को हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए 1 से 6 तक कहा था, लेकिन इसमें ये नहीं कहा है, समझिएगा,
इसमें ये नहीं कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, तो हमने 1 से 6 तक लगातार इसे लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सा है। ओके, तो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि इसमें से किसका जन्म 3 तारीख को हुआ है। 3 तारीख को फ्लिंटॉफ का जन्म हुआ। किसका? एंड्रू फ्लिंटॉफ का जन्म हुआ है 3 को। ऑप्शन नंबर बी में टिक कीजिए और बल्ला घुमा के आगे निकल जाइए। नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि सभी कबूतर फांकते हैं। अच्छा, जितने भी कबूतर हैं, जितने भी कबूतर हैं वो क्या हैं? फांकते हैं। फांकते क्या होता है भाई? सभी कबूतर जो है फांकते हैं, और सभी फांकते क्या है? सभी फांकते जो है वो मैना है। क्या है? सभी फांकते जो है वो मैना है। अगर किसी को फांकते क्या होता है पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सभी फांकते जो है वो मैना है। देखिए डायग्राम हमारा बन गया है कि सभी कबूतर फांकते हैं और सभी फांकते जो है वो मैना है। निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी मैना कबूतर हैं। सभी मैना कबूतर। अच्छा एक बात आप देखो, मैना और कबूतर, मैना से नीचे है कबूतर, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे स्टेटमेंट दिया होगा कि सभी मैना कबूतर है, ऊपर से जब नीचे देगा ना, नीचे की तरफ आएंगे तो सभी का हम यूज, जो ये सभी है ना, हम सभी का यूज नहीं कर सकते हैं। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हाँ सभी का यूज नहीं करेंगे। केवल किसका यूज करेंगे? तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हम ओनली कुछ का यूज करते हैं, केवल कुछ का। किसका? कुछ का। तो क्या हो जाएगा? सभी कबूतर मैना है। गलत है जी। करें कि सभी कबूतर मैना है। सभी कबूतर मैना है। अब देखिए जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम सभी का भी यूज करेंगे और कुछ का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सभी कबूतर मैना ये सही है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 पालन करता है। निष्कर्ष ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला है कि रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्ज़ा बेचा है। कोई रेस्टोरेंट है, उसने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्ज़ा बेचा, यानी कि पिज्जे की बिक्री पिछले महीने ज़्यादा हुई। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? कह रहे कि पिज्ज़ा बर्गर से बेहतर होते हैं। जो ये कथन कह रहा है उसमें इसने कोई ऐसा शब्द लिखा है क्या कि पिज्ज़ा बर्गर से बेहतर होता है? उसने कंपैरिजन की है क्या? नहीं, उसने सिर्फ ये कहा मंथ के इनकम का कंपैरिजन है, न कि प्रोडक्ट के बीच का कंपैरिजन। तो ये गलत हुआ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्ज़ा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है। बर्गर की तुलना में जो पिज्ज़ा जो है वो खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि अगर पिज्जे की बिक्री बढ़ी है, अगर पिछले महीने में पिज्जे की बिक्री बढ़ी है तो हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट का पिज्ज़ा जो है बर्गर से बेहतर होगा, तभी लोग न ज़्यादा पिज्ज़ा खरीदे। तो ये सही है, ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष 2 है ये हमारा यहाँ पे सटीक बैठता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल निष्कर्ष 2 जो है वो पालन करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा डाइस का है। कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि आर के अपोजिट क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो कॉमन है ना उसको ढूंढते हैं। कॉमन क्या है? ए है, इसमें भी कॉमन ए है, तो ए कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है ना उसके क्लॉकवाइज आप घुमाओ, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया तो आया पी, ठीक है, और इसके क्लॉकवाइज घुमाया तो आया आर, ठीक है। चलो तो पहले ही मिल गया। तो पूछ क्या रहा है कि आर के विपरीत फलक पे कौन होगा, तो आर के विपरीत फलक पे पी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में के लिए दर्पण छवि चुनिए। बिल्कुल इजी सा और देख के बनाने वाला क्वेश्चन है। जब भी दर्पण पे हम कोई चित्र किसी वस्तु को रखेंगे ना, दर्पण पे अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, मतलब हाँ दर्पण पे आप रखोगे ना तो ये सीधे ऐसे बन जाए। तो बस आप इसे उल्टा कर दो, उल्टा करो तो कौन सा बन गया, ये बन गया घंटी वाला। ये देखो ये घंटी बन गया, यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिए गए तीनों आकारों के उपयोग से, 3 आकार कौन कौन से दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला।
तीनों आकारों के उपयोग से वैध आकार बनते हैं और नीचे दिए गए विकल्पों के साथ अपने आकार की पहचान करते हैं। यानी कि ये जो 3 आकार यहाँ पे दिए गए ना, 1, 2 और 3, तो इन तीनों आकारों को यूज करके एक साथ में कंबाइंड करके किस फिगर का निर्माण किया जा सकता है। क्या ये वाला बनेगा? क्या ये ऐसा, ये ए वाला नहीं बनेगा जी। सी वाला बनेगा क्या ऐसा, तीनों का यूज करके? सी वाला ऐसा, सी वाला बनेगा क्या? नहीं जी, सी वाला भी नहीं बनेगा ऐसा। सी वाला, सी की बात करें तो नहीं, सी वाला ना बनेगा। सी वाला कैसे बनेगा जी? नहीं, सी वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि इतना छोटा थोड़ी ना डायग्राम है। ये जो देखो जो वर्ग दिया हुआ है, ये दूसरा इतना छोटा थोड़ी ना है। बात करें डी वाली, बनेगा नहीं, बचा बी वाला, तो बी वाला बनेगा। बी वाला श्योर बनेगा, क्योंकि इसे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये थोड़ा सा, ये लंबाई भी देखिए ना, ये लंबाई होनी चाहिए ना, और ये वाला जो तीसरा है इसके अंदर चला गया, तो ये काम खत्म। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। देखिए सी पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और होगा भी कि सी क्यों नहीं बनेगा। अच्छा बात एक देखो, ये पहला और दूसरा अगर दोनों को लो तो इसके लेंथ और इसके लेंथ में आप अंतर देखें ना, एकदम छोटा सा बन रहा है ऐसा। ये थोड़ा सा लंबा है, तो ये ऐसा कई क्वेश्चनों में आया है। आप पीछे हमारे वीडियो पे जाके देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट खत्म हो गया, इंड हो गया। ओके, तो दोस्तों देखिए जो भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन, और एकदम बिल्कुल जो इसका लेवल होता है ना, जो एकदम एग्जैक्ट लेवल, सेम लेवल आपके एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे रखा गया है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो और सेशन पसंद आया और यहाँ तक कि समझाने का तरीका पसंद आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।